मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको डीजल इंजन के बारे में बताया था। आइए आज के लेक्चर में डीजल इंजन से रिलेटेड उसकी इफ़िशियंसी के बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग डालो, इफ़िशियंसी ऑफ डीजल इंजन। ठीक है जी, इफ़िशियंसी यानी दक्षता, डीजल इंजन की दक्षता, इफ़िशियंसी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं थोड़ा सा बनाकर दोबारा आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये है डीजल साइकिल। ठीक है जी, मैंने आपको बताया था पीवी कर्व है ये, एक एक्सिस पर प्रेशर ले लिया जाता है और एक एक्सिस पर वॉल्यूम। ठीक है जी, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो मैंने आपको बताया इस तरीके से, है ना। मान लो यहाँ E है, ठीक है जी, यहाँ C था। तो एक प्रोसेस ऐसा होता है जिसे आप सक्शन या चार्जिंग कहते हैं। ठीक है जी, और फिर ऐसे था, ठीक, इसे आप कंप्रेशन कहते हैं, एडियाबैटिक कंप्रेशन, है ना, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है जी, फिर यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट था, तो ये लाइन बिल्कुल सीधी बनाई थी मैंने। ठीक है, और ये ऐसे था। ठीक है जी, और फिर इस तरीके से डायग्राम था, है ना। क्लियर है। ए बी सी तो ये हो गया। क्या था, देखो पॉइंट क्या था, शायद ये डी था, है ना। इस तरीके से मुझे याद नहीं है क्या था, है ना, आप देख लेना पॉइंट क्या क्या थी। ये शायद डी था और ये ए रहा होगा, है ना, मुझे ऐसा याद आ रहा है। ठीक है जी, और बी कहाँ है, तो ए बी, है ना, ए बी सी डी। ठीक है, और ये ई, बिल्कुल यही पॉइंट रहे होंगे। और यहाँ पे देखो, इसे बोलते थे एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है, क्लियर है। और ये वाला पॉइंट था, यहाँ पर हीट निकलती थी Q2 और यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती थी Q1, याद है ना। इसे बोलते थे कंप्रेशन। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा, सारा डायग्राम मैंने समझा रखा है अच्छे से। और इसे बोलते थे वाल्व एग्जॉस्ट। ठीक है जी, और ये आपका सक्शन था और ये इधर क्या था, वापस एग्जॉस्ट। ठीक है जी, ये डायग्राम था आपका। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट था, मान लो कितना है, P है। ठीक, और देखो वॉल्यूम के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने कहा ये दोनों सीध में है ना, ये दोनों। तो इस पॉइंट पर जो वॉल्यूम है मैंने V1 माना था, ठीक है, और इस पॉइंट पर जो वॉल्यूम है वो मैंने V2 माना था, और यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो मैंने V3 माना था। ठीक है जी, डायग्राम मैंने दोबारा आपको मतलब दिखा दिया है बनाकर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। एक मिनट रुकिए। ठीक है, अब ठीक है। ठीक है जी, तो डायग्राम वही है ना। अब इफ़िशियंसी, क्योंकि जब हम ज्ञात करेंगे तो डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि डीजल इंजन के डेरिवेशन का ही एक पार्ट है ये, है ना, तो इसलिए अलग है ही नहीं, तो डायग्राम तो एक ही बार बनाना है। इफ़िशियंसी में डायग्राम की आवश्यकता होती है। ठीक है, मैंने बताया था यहाँ टेम्परेचर कितना है, T1, यहाँ बदल कर कितना हुआ T2, यहाँ पर कितना है T3, और यहाँ पर कितना है T4। ठीक है जी, ये टेम्परेचर्स थे। आओ इफ़िशियंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो मान के यही चलेंगे, ठीक है, कि क्या है, 1 ग्राम वर्किंग सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि क्या है यहाँ पर एयर है। ठीक है, तो 1 ग्राम वर्किंग सब्सटेंस है यानी एयर है। ठीक है, क्लियर है। आपको पता है Q1 हीट यहाँ पर है और Q2 हीट यहाँ पर है। ठीक है, तो आप फॉर्मूला जानते हैं एफिशिएंसी का,
1 माइनस Q2 अपॉन Q1 होता है ना। तो पहले आप Q1 निकाल लो, फिर Q2 निकाल लो, फिर दोनों का रेशो निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो Q1 क्या है, Q1 पता है क्या हीट है, Q1 वो हीट है जो प्रोड्यूस हो रही है ना। जब कंबशन किया जाता है, दहन किया जाता है, तो तब जो हीट उत्पन्न होती है सिलेंडर में, वो Q1 हीट है, ठीक है। और वो वर्क के बराबर होगी। आप देखो ये हीट जो है वर्क करती है, क्योंकि ये वाला जो है ना एडियाबैटिक एक्सपेंशन है ना, इसे एक्सपेंशन स्ट्रोक या वर्किंग स्ट्रोक कहते हैं। भाई हीट प्रोड्यूस होती है तभी तो एक्सपेंशन होता है, तभी तो ये वर्क करता है इंजन। तो ये हीट जो है वर्क के बराबर हो जाती है, और वर्क जो है आप, ठीक है। तो यहाँ पर Q1 का फॉर्मूला देखो कहाँ से निकलेगा। आप एक फॉर्मूला जानते हो C बराबर, मैंने पढ़ा रखा है आपको। जो C है या S है वो होती है स्पेसिफिक हीट। तो इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन M इंटू dt, याद है ना। लेकिन मैंने कहा मास 1 ग्राम ले रहे हैं, ठीक है, किसका, वर्किंग सब्सटेंस का यानी कि एयर का। और यहाँ हीट Q1 मान रहे हैं, और यहाँ देखो Q1 हीट जो है उसके लिए प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट। तो यहाँ क्या आएगा, Cp, ठीक है। तो Q1 बराबर क्या आएगा, Cp इंटू dt। तो Q1 बराबर Cp, dt क्या है, देखो टेम्परेचर T2 से बढ़कर कितना हो गया था, T3, ठीक है। तो ये हो जाएगा T3 माइनस T2। भाई ज़्यादा वाले टेम्परेचर में से कम वाला घटाया, ये ज़्यादा है ये कम है। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है जी। इसी प्रकार आप Q2 निकालो। देखो Q2 निकालोगे, यहाँ पर है Q2, तो यहाँ पे देखो Q2 के लिए वॉल्यूम सेम है, प्रेशर सेम नहीं है, तो यहाँ पर CV आ जाएगा, है ना। और अपॉन में 1 इंटू dt। तो Q2 कितना आया, CV इंटू dt। और बताओ dt कितना है, ठीक है। देखो टेम्परेचर वाल्व एग्जॉस्ट, जब वाल्व खुल जाते हैं तो उसके जो जले हुए पदार्थ हैं, है ना, दहन यानी कंबशन वाला मटेरियल जो है बाहर निकल जाएगा, तो फिर टेम्परेचर कम हो जाएगा। T4 ज़्यादा टेम्परेचर है, T1 कम है, तो हो जाएगा CV T4 माइनस T1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ज़्यादा वाले में टेम्परेचर में से कम वाला टेम्परेचर घटाते हैं, तो दोनों इक्वेशन आ गई। अब आपको करना क्या है ना, अब तो बस आपको क्या करना है, क्यों वो डायरेक्ट ईटा का फॉर्मूला लगा दो, है ना। इधर देख लो, देन इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, है ना, क्या होता है, ईटा बराबर 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ये फॉर्मूला है ना। तो ईटा बराबर 1 माइनस Q2 की वैल्यू ये रही, CV T4 माइनस T1, Q1 की वैल्यू CP T3 माइनस T2, ठीक है जी। और आप जानते हैं CP अपॉन CV क्या होता है, गामा, वो है ना गामा, ठीक है। CP अपॉन CV क्या होता है, गामा। तो यहाँ से CV अपॉन में आएगा तो गामा बन जाएगा। तो ईटा बराबर है 1 माइनस 1 अपॉन गामा। भाई CV अपॉन में आएगा तो CP अपॉन CV गामा हो गया। और ये क्या है, T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। ये है आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब आपको ये डेरिवेशन पता कैसे होगा, आपको इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, है ना। तो एक काम करते हैं, पाइसन का नियम लगाते हैं, है ना, फ्रॉम पॉइजन्स लॉ। पॉइसन्स लॉ लगाओ। देखो क्या आएगा, आप जानते हो टी वी की पावर होती है गामा माइनस 1 बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो पहले आप लगा लो इसके लिए एडियाबैटिक कंप्रेशन के लिए एक्सपेंशन, पहले बाद में कुछ भी, तो चलो पहले फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन लिख लोगे ना पूरा। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए जो कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम A टू B लगवाओ। टेम्परेचर कितना है T3, वॉल्यूम कितना है V2, है ना। T3 टेम्परेचर पर वॉल्यूम कितना है V2 की पावर गामा माइनस 1 बराबर, ठीक है जी। आगे आओ, A से B तक जा रहे हैं ना, B पर देखो
टेम्परेचर कितना है T4, ठीक है, वॉल्यूम कितना है V3 की पावर गामा माइनस 1, ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार एडियाबैटिक कंप्रेशन के लिए लगा लो, फॉर एडियाबैटिक कंप्रेशन, और फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, कंप्रेशन ये हो रहा C से D तक, फ्रॉम C टू D। C पर देखो टेम्परेचर है आपका T1, वॉल्यूम है V3, बराबर देखो D पर टेम्परेचर T2, वॉल्यूम V1, ठीक है जी। आपको निकालना है T4 माइनस T1, ठीक है, तो T4 माइनस T1 यानी ये वाली साइड इधर लिखो और ये वाली इधर लिख लो, तो ये जाएगा T2 V1 की पावर गामा माइनस 1 बराबर T1 V3 की पावर गामा माइनस 1, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है जी। 4 में से 3 घटा दो, क्योंकि आपको निकालना क्या था T1 माइनस, नहीं, आपको निकालना T4 माइनस T1, तो 3 में से 4 घटानी पड़ेगी, है ना, T4 माइनस T1 निकालना है ना, तो समीकरण 3 में से 4 घटा दो, फ्रॉम, या ऐसे लिख लो, इक्वेशन 3 में से 4 घटानी है ना, हाँ, तो 3 माइनस 4, देखो 3 है T3 V2 की पावर गामा माइनस 1, ठीक है, ये इसमें से ये माइनस होना है, माइनस T2 V1 की पावर गामा माइनस 1 बराबर, इधर देखो T4, देखो इसमें से V3 की पावर गामा माइनस 1 कॉमन आ रहा है, नहीं, डायरेक्ट कॉमन ले लूँ ना, तो ये बचेगा T4 माइनस T1, और ये V3 की पावर गामा माइनस 1, ठीक है। देख लो आप, तीसरी में से चौथी घटाई है और डायरेक्ट कॉमन ले लिया है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आप देख लो, आप यहाँ से ये जो V3 की पावर गामा माइनस 1 है ना, इसे दोनों के अलग अलग अपॉन में ले जाओ, तो ये हो जाएगा T3 V2 अपॉन V1 की होल पावर कितनी हो जाएगी गामा माइनस 1। भाई देखो V3 की पावर गामा माइनस 1 जब V2 की पावर गामा माइनस 1 के अपॉन में आएगी, तो V2 अपॉन V3 की होल पावर गामा माइनस 1 लिख सकते हैं ना, फिर उसे समझ गए ना। तो इसी प्रकार T2 ये V1 अपॉन में क्या आया V3, और सारे की पावर एक साथ लिख ली, ठीक है जी। बराबर में क्या बचा T4 माइनस T1, इसका मान आ गया भैया T4 माइनस T1 का, ठीक है। ये जो वैल्यू है ना, चलो करेंगे इसका भी। आप एक बात सुनो, देखो V2 V3, देखो एक्सपेंशन में देखो, चलो पहले, है ना, आप देख के बताओ एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, A से B तक, ठीक है, ध्यान देना A से B तक, तो ज़्यादा वाला वॉल्यूम क्या है V3, ठीक है जी। तो ये जो है V3 है ना, A से B तक हो रहा है, तो ज़्यादा वाला वॉल्यूम है ना, और A पर कम वाला वॉल्यूम अपॉन V2, ये मैंने ज़्यादा वाला वॉल्यूम ऊपर रखा, कम वाला वॉल्यूम नीचे रखा, ठीक है। और ये एक्सपेंशन वाले केस का लिया है, तो इसे बोलते हैं एक्सपेंशन रेशो, ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशो बोलते हैं इसे, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था, कहाँ बताया था, कार्नोट हीट इंजन के जब कराई थी एफिशिएंसी, एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशो, ठीक है। शायद इसमें भी तो कराया होगा ऑटो इंजन में, है ना, देख लेना, अब तो मुझे याद नहीं। तो ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशो है, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंशन V2 से V3 तक हो रहा है ना, देख लो, चाहे आगे की तरफ बढ़ेगा ना, तो ज़्यादा वाला ऊपर वॉल्यूम, कम वाला नीचे, और ये है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और वॉल्यूम्स का रेशो है, तो इसे बोलते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशो। इसे डिनोट कर लेंगे रो से करते हैं, लेकिन ये एक्सपेंशन रेशो है, और यहाँ पे कंप्रेशन रेशो की भी बात करेंगे, तो इसलिए इसे आप कह लो रो ई, ठीक है जी। और इसी प्रकार देखो कंप्रेशन में देखो कंप्रेशन हो रहा है V3, ज़्यादा वॉल्यूम से घटकर कम हो जाएगा V1, ठीक है, तो ज़्यादा वाला ऊपर आएगा,
तो V3/V1। ठीक है जी, कंप्रेशन हो रहा है लेकिन ज़्यादा वाला वॉल्यूम ऊपर ही रखना है, तो V3/V1 क्या हो जाएगा, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन रेशो। ठीक है, एडियाबैटिक कंप्रेशन रेशो, इसे बोलते हैं रो, और कंप्रेशन का है तो सफिक्स में C लिख सकते हो। ठीक है, तो V3 रेशो में यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है जी, तो बात समझ आई। V3/V1 को आप लिख सकते हो रो C। ये वाली जो बात है ना यहाँ पे अप्लाई करो। सो देखो क्या आएगा, T3, देखो V3/V2 होता है रो E, तो ये V2/V3 है तो अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/ρE हो जाएगा भाई। V3/V2 है होता है यदि तो ρE हो जाता। अब जब वो V2/V3 है वो पलट रहा है तो ये भी पलट जाएगा, 1/ρE है ना, की पावर Γ-1 माइनस T2। और ये देखो V3/V1 होता तो ρC हो जाता, वो V1/V3 है तो 1/ρC की पावर Γ-1 बराबर, ये तो ऐसे रहेगा T4 माइनस T1। ठीक है जी, तो T4 माइनस T1 की वैल्यू आ गई, इसे आप कहाँ पुट कर दो, थर्ड में, पुट इन थर्ड। ठीक है जी, थर्ड इम्प्लाइज करेंगे तो, लेकिन मैं इधर का रफ कर देता हूँ, तो आप एक यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, अब दिख रहा है। ठीक है जी, तो मैं है ना ये रफ कर देता हूँ, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। अब ये जो इक्वेशन, मतलब ये जो T4 माइनस T1 की वैल्यू आई है, ये आप कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, है ना, लिखो थर्ड इम्प्लाइज। ठीक है जी, थर्ड इम्प्लाइज करना है तो T4 माइनस T1 की वैल्यू पुट कर दो, तो ईटा बराबर क्या आएगा, 1 माइनस 1/गामा, और देखो ऊपर वैल्यू आ जाएगी सारी T3 1/ρE की पावर Γ-1 माइनस T2 1/ρC की पावर Γ-1। ठीक है जी, और T4 माइनस T1 है ना अपोन में, तो ये ऐसे ही रहा। क्लियर है? तो देखो भैया यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये आगे तब बढ़ेगा फ्रॉम, देखो आपको पता है मैंने पढ़ाया था बॉयल का लॉ, बॉयल्स लॉ पढ़ाया था ना, स्थिर ताप पर लगता है वो, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ठीक है, और कांस्टेंट प्रेशर पर कौन सा लगता है, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम। तो मैं थोड़ा सा आपको पहले चार्ल्स का नियम बता दूं, है ना। तो फ्रॉम चार्ल्स लॉ, यहाँ पर चार्ल्स लॉ लगेगा क्योंकि आप देखो प्रेशर कांस्टेंट है और चार्ल्स का नियम जो है स्थिर दाब पर, यानी कहाँ लगता है, जब ये प्रेशर कांस्टेंट रहता है, दाब स्थिर रहता है। तो फ्रॉम चार्ल्स लॉ, बायल और चार्ल्स के नियम आपने पढ़े होंगे 11वीं क्लास में, बाकी आप यहाँ भी पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट में है, सिलेबस बहुत गलत तरीके से डिजाइन कर रखा है, जिन चीज़ों की आवश्यकता फर्स्ट यूनिट में है वो थर्ड में दे रखे हैं। पहले क्या था, पहले सही था, थर्ड यूनिट जो थी पहले फर्स्ट यूनिट थी और ये फर्स्ट थर्ड थी। ठीक है, तो देखो फ्रॉम चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ आपको मैं बता दूं, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, याद नहीं भी है 11वीं का तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर होता है, मान लो P है तो जो V है ना वो समानुपाती होता है T के, यानी वॉल्यूम जो है, द सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक है, यानी स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन गैस के परमताप के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हो ऐसे, V1 T1 बराबर V2 T2, ऐसे लिख लेते हैं ना भैया। तो यही इसी तरीके से आप इसे अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखो कहाँ से कहाँ तक, दाब जो स्थिर है, प्रेशर जो कांस्टेंट है वो D से A तक है ना, तो इसे लगाओ फ्रॉम D to A।
D2A, डी पर देखो वॉल्यूम मैं आपको बता दूं, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि V/T जो होता है ना वह T/में आएगा, फिर समानुपाती, और समानुपाती घटाओगे प्रोपोर्शनलिटी साइन को तो एक कांस्टेंट आ जाता है, यानी V/T जो है ना वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब है V1/T1 बराबर V2/T2 बराबर V3/T3, कितने ही हो ऐसी V और T का रेशो जो है, अनुपात जो है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो D पर देखो, D पर जो है वॉल्यूम देखो, D पर वॉल्यूम है V1, D पर टेम्परेचर है T2 बराबर A पर देखो वॉल्यूम है V2, ठीक है, टेम्परेचर है T3। क्लियर है? और आप देख के बताओ आपको जरूरत किसकी है? आपको यहां से T2 निकाल लो, है ना, ठीक है, क्या निकाल लो, T2, क्योंकि आपको जरूरत किसकी है, T2 निकाल लो यहाँ से, चाहे T1 निकाल लो, है ना। तो देखो T2 क्या आएगा, देखो T2 भाई T2 इधर पहुंचेगा, T3 इधर पहुंचेगा, ठीक है, T3 इधर गया, T2 इधर गया, तो T2 बराबर T3, और ये देखो ये हो जाएगा V1/V2। ठीक कर दिया मैंने भाई, T3 इधर गया तो इधर गया, V1 इधर था ही, अपॉन में V2 आ गया, और ये T2 इधर चला गया। ठीक है, तो ये T2 का मान आ गया, और इसे ऐसा आप लिख सकते हो कि T3, ये जो इसे लिख लो आप V1/V3 और V3/V2। पता है क्या किया है, V1 अपनी जगह है, V2 अपनी जगह है, बस V3 से गुना भाग कर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही नहीं होगी, है ना, बस थोड़ा लेंथी तो है, लेकिन क्या है, कोई इतना कठिन नहीं है, सारी चीज़ें समझ सकते हो। अब देखो, आप जानते हो V3/V1 है ρc, तो V1/V3 क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, 1/ρc हो जाएगा नहीं? भाई V3/V1 क्या है, ठीक है, ρc, तो V1/V3 क्या हो जाएगा, 1/ρc, और V3/V2 क्या है, V3/V2 है ρe। ठीक है, तो क्या है, ρe। तो यहाँ से T2 की जो वैल्यू आई है ना वो आपको यहाँ रख देनी है, ये इक्वेशन मान लो आप, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, एक यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं कहाँ से रफ करूँ, उधर से कर देता हूँ, है ना। ठीक है, और देखो मैंने ये कहा कि T2 की वैल्यू कहाँ रखनी है, 4th में। और देखो ऐसा जरूरी नहीं है कभी आप ये सोचो कि भाई T2 की क्यों रख रहे हैं, आप T3 की भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, चाहे आप T2 की रख लो और चाहे आप T3 की रख लो। ठीक है, तो T2 की वैल्यू आप कहाँ रखेंगे, 4th में। ठीक है, और चाहे वो T3 की निकाल सकते हो। देखो 4th इंप्लाइज कर दो, ये रही 4th, देखो ईटा बराबर, ठीक है, 1-1/गामा, और ये T3 ऐसे रहने तो चलो, और ये हो जाएगा 1/ρe की पावर गामा-1। ठीक है, माइनस T2 की वैल्यू रख रहे हैं, कितनी है, T3, और ये है ρe/ρc। ठीक है जी, और इनटू में क्या है, 1/ρc की होल पावर गामा-1, और अपोन में क्या है, T4 - T1। ठीक है जी, T4 - T1, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी आपको। चलो देखो यहाँ तक तो क्लियर है, आपने बस क्या किया है, ये एक मिनट रुको, ये जो अपोन में है ना T3 - T2 है भैया। ठीक है, ये था ईटा बराबर 1-1/गामा, T4 - T1 की तो आपने वैल्यू निकाली थी वहाँ से, तो यहाँ रख दी थी। ठीक है, तो जो अपोन में है ना, ये मैंने गलती से लिख लिया, ये कितना है, T3 - T2।
ठीक है जी, एक मिस्टेक थी उसे ठीक कर लेना। मिस्टेक पता है क्या है कि इक्वेशन थर्ड में जो अपोन में था वो T3 माइनस T2 था, यहाँ पर है ना T3 माइनस T2 की जगह मैंने ऊपर वाला लिख लिया था, ठीक है, T4 माइनस T1। क्लियर है? तो ये ठीक कर लेना। तो अपोन में क्या है, T3 अपॉन T2 वो T3 माइनस T2, ठीक है। तो मैंने बताया T2 की वैल्यू रख रहे हो तो T2 की वैल्यू यहाँ भी रखो, ठीक है जी। तो T2 की वैल्यू जो रखनी है ना वो कौन सी वाली है, यही तो है। तो यहाँ पे आ जाएगा T3 और ये रो E अपॉन रो C। बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ सब कुछ कॉमन आ रहेगा, है ना, ईटा बराबर 1 माइनस 1 अपॉन गामा। देखो एक तो ऊपर से कॉमन आ रहा है T3 कॉमन आया ऊपर से, और देखो साथ में क्या कॉमन आएगा ऊपर से, 1 अपॉन रो E, ठीक है। चलो देखते हैं, देखो अभी ऐसे रहने दो, बस T3 कॉमन ले लो, 1 अपॉन रो E की पावर गामा माइनस 1, ठीक है जी। और एक काम कर लो, जो गामा पावर है अलग कर लो और इसकी पावर माइनस 1 अलग कर लो, ठीक है जी। और माइनस T3 तो बाहर आ गया, ठीक है जी। और ये रो E तो ऐसे ही रहने दो। ध्यान देना 1 अपॉन रो C की पावर गामा माइनस 1 है और 1 अपॉन रो C की पावर 1 है ना, समझ रहे हो ना। तो 1 अपॉन रो C की पावर कितनी बचेगी, सिर्फ गामा। ये बात आई आपको समझ में? भाई रो E तो अलग कर लिया, तो 1 अपॉन रो C था ना, तो 1 अपॉन रो C को आप 1 अपॉन रो C की पावर गामा माइनस 1 वो 1 अपॉन रो C की पावर 1 कह सकते हो ना। तो 1 अपॉन रो C की पावर 1 और 1 अपॉन रो C की पावर गामा माइनस 1, तो 1 पावर कट जाएगी, है ना, केवल कितनी बचेगी, गामा पावर। और ये रो E ऐसे ही रहा, ठीक है। T3 कॉमन आ गया था और अपॉन में भी T3 कॉमन आ गया है, ये बचेगा 1 माइनस रो E अपॉन रो C। T3 से T3 कैंसिल, ठीक है जी। तो ईटा बराबर, देखो ये रो E की पावर माइनस 1 है, इसे आप ऐसे नहीं लिख सकते। देखो 1 अपॉन रो E की होल पावर गामा, और ये 1 अपॉन, देखो ध्यान देना 1 अपॉन रो E की पावर माइनस 1 है, तो ऊपर जाके रो E ना हो जाएगा, रो E की पावर अपॉन में तो माइनस 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, रो E, और ये माइनस में क्या है, रो E, और ये है 1 अपॉन रो C की होल पावर गामा। अपॉन में यहाँ से आप रो E कॉमन ले लो, यहाँ से नीचे से यदि आप रो E कॉमन लोगे, ध्यान से समझना थोड़ा सा, यदि आप रो E कॉमन लोगे तो देखिए यहाँ तो कुछ नहीं है ना, और जहाँ कॉमन नहीं आता वहाँ अपॉन में लिख दिया जाता है। तो भाई यहाँ पे रो E है नहीं ना, तो अपॉन में आ जाएगा, और यहाँ तो रो E था वो बाहर चला जाएगा, अपॉन में रो C। तो रो E अभी नहीं, रो E ऊपर से कॉमन लेके कट जाएगा, है ना, ऊपर से भी कॉमन ले लोगे तो ठीक है। तो डायरेक्ट कॉमन लेके काट दो, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आएगा 1 माइनस, ठीक है, 1 अपॉन गामा, और ऊपर है 1 अपॉन रो E की पावर गामा माइनस 1 अपॉन रो C की पावर गामा, और अपॉन में क्या है 1 अपॉन रो E माइनस 1 अपॉन रो C, ठीक है। देखो ये डेरिवेशन आया, थोड़ा जटिल सा है, कर लोगे इसे। बाकी एक एक कैलकुलेशन मैंने बहुत धीमे धीमे और ध्यान से समझाने का प्रयास किया है, तो इसमें फिर कोई विशेष डाउट आपको नहीं होगा, ठीक है। तो ये इफ़िशियंसी ऑफ डीजल इंजन आपका कंप्लीट हुआ, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए इसके बाद एक लास्ट टॉपिक और बचा बस, है ना, 2-3 मिनट का, उसे और कर लो, ठीक है। तो हेडिंग, इसका तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो हेडिंग डालो। बस आपका एक टॉपिक रह रहा है छोटा सा, एंथैल्पी, है ना। एंथैल्पी की डेफिनेशन करा देते हैं, और ये आपकी यूनिट फिर कंप्लीट। एंथैल्पी हेडिंग डालो, ठीक है। एंथैल्पी को हिंदी में तो एंथैल्पी कहते हैं शायद, है ना, तो है ना, एंथैल्पी ही है। इसे पूरे को रफ करने में तो टाइम लग जाएगा, देखो बस इधर ही देख लो, हो जाएगा आपका काम। एंथैल्पी, ठीक है जी। एंथैल्पी क्या है, देखो मैं आपको बता दूं,
ये एक ये क्या है, टोटल हीट है, ठीक है, टोटल हीट है ये जो सिस्टम में प्रेजेंट होती है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, द टोटल हीट ठीक है जी, प्रेजेंट इन द टोटल हीट प्रेजेंट इन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है जी, द टोटल हीट प्रेजेंट इन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है। लेकिन एक शर्त है, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, यानी कांस्टेंट प्रेशर पर किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जो भी हीट प्रेजेंट होती है उसे ही आप एंथैल्पी कहते हैं। तो द टोटल हीट प्रेजेंट इन द थर्मोडायनेमिक, प्रेजेंट इन एनी लिखो, प्रेजेंट इन एनी, किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, है ना, यानी किसी भी ऊष्मागतिक निकाय में, कैसे लिखेंगे, स्थिर दाब पर किसी भी ऊष्मागतिक निकाय में उपस्थित कुल ऊष्मा को या कुल ऊष्मीय ऊर्जा को एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। तो द टोटल हीट या हीट एनर्जी कह सकते हो, ठीक है जी, द टोटल हीट एनर्जी प्रेजेंट इन एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, लिख देंगे, इज नोन एज एंथैल्पी। क्लियर है। तो बस यही बात है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि देखो, ध्यान देना, जो टोटल हीट है, जब वॉल्यूम कैसा रहे, कांस्टेंट, तो उसे कहते हैं इंटरनल एनर्जी, ठीक है। क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो टोटल हीट एनर्जी है जो सिस्टम में प्रेजेंट रहती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर की बात कर रहा हूँ, उससे वो जो टोटल है ना हीट एनर्जी है जो सिस्टम में प्रेजेंट है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, उसे आप इंटरनल एनर्जी कहते हैं। और उसी हीट एनर्जी को आप एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब कांस्टेंट वॉल्यूम ना हो, कांस्टेंट क्या हो, प्रेशर, ठीक है, जब प्रेशर कैसा हो, कांस्टेंट। तो अंतर सिर्फ यही है, आपसे यदि पूछने लगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी, तो समझ गए ना, टोटल हीट है दोनों, क्लियर है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम में उपस्थित प्रेजेंट टोटल हीट है दोनों। लेकिन जब टोटल हीट बात कर रहे हैं आप, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की टोटल हीट की बात कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, तो वो एंथैल्पी है, और जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर बात करें तो वो इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं। और फिर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसे आप लिखते किससे हैं, इसे आप H से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, H से लिख देना, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल H, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल H। और इसका फॉर्मूला होता है, लिख दो, इसका फॉर्मूला होता है H बराबर U प्लस PV, H बराबर है U प्लस PV, ठीक है। तो इसका मतलब है ना, किसके बराबर है ये, इट इज इक्वल टू, या एंथैल्पी इज इक्वल टू, कैसे लिख लो, इक्वल टू सम, सम यानी योग, सम किसका है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये वो पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, यू क्या है यहाँ पर, इंटरनल एनर्जी जो मैंने बताई, यानी टोटल हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये किसके बराबर है, एंथैल्पी, सम किसका है ना, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, ठीक है, एंड, और किसका सम है, इंटरनल एनर्जी का और प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट का, एंड प्रोडक्ट यानी गुणनफल, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ एनी सिस्टम यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है जी, ऑफ एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम। क्लियर है। तो यानी एंथैल्पी इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी भी किसकी है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, है ना। तो इंटरनल एनर्जी का और इन प्रेशर और वॉल्यूम की प्रोडक्ट का सम है, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है। कर लोगे,
तो एंथैल्पी में तो पहले सब ये लिख देना, फिर ये लिख देना, है ना, फॉर्मूला लिख देना, फिर बताकर P क्या है, V क्या है, U क्या है, H बराबर P वो U प्लस PV कर लोगे। तो एंथैल्पी की डेफिनेशन भी मैंने आपको करा दी है। अब इसमें यूनिट में कोई टॉपिक नहीं बचा है, ठीक है। आपकी यूनिट कंप्लीट हुई, कल से आपकी सेकंड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और बाद की यूनिट्स छोटी हैं, कोई इतनी चिंता की बात नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।